Hello guys, welcome back to the channel and today is the fourth lecture of this series and चलो शुरू करते हैं। कुछ टॉपिक जो हमारे रह गए थे अब उन टॉपिक्स को हम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मॉड्यूल चल रहा है उस मॉड्यूल में ये जो लेक्चर है ये इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का इकोसिस्टम का इन्वायरमेंट तो पूरा एक मॉड्यूल है। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम का लास्ट लेक्चर है। उसके बाद हम बायोडाइवर्सिटी शुरू करेंगे जिसकी बहुत ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोग सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग व्यू तो कर रहे हैं तो प्लीज़ मतलब आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो देखिए ये आपका परिवार है, तो परिवार को बढ़ाने के लिए आप हमें सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट हमारे लिए एक बेहतरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि देखिए ये ज़रूरी है, लेकिन हाँ शायद हमें मेहनत करने के लिए ये एक सपोर्टिंग सिस्टम है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे टॉपिक रह गए थे टॉपिक था उनमें से जो सबसे पहला टॉपिक था हमारा वो रह गया था किस्टोन, इकोटोन और इको एज इफेक्ट। ठीक है, इसमें से थोड़ा सा मैंने एक दो क्वेश्चन फिल्टर किया था तो आया है पिछले सालों में। तो होता क्या, देखो यहाँ पे लिखा भी है डेफिनेशन मैं शो करा रहा हूँ, थोड़ा जूम करके देखिए। एन इकोसिस्टम इज ए ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम। दो जो अलग अलग डिफरेंट सिस्टम होंगे, इकोसिस्टम होंगे, ठीक है, उनका एक ट्रांजिशन एरिया होगा। जैसे मान लिया ये मैं इसको यहाँ पे अगर बना के देखूँ, जैसे मान लिया ये एक इकोसिस्टम है और ये एक इकोसिस्टम है, तो उनके बीच का जो ट्रांजिशन एरिया होगा ये होगा इकोटोन। जैसे इसमें एग्जांपल दिया सच एज ए फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड और एन एस्चुरी वेयर रिवर मीट्स सी। ठीक है भाई, एक एस्चुरी, हाँ मैंने जैसे एग्जांपल दिया, मान लिया ये रिवर हो गया और ये आपका क्या बोलते हैं सी हो गए, और यहाँ पे जो ये एक ट्रांजिशन एरिया बनेगा उसको इकोटोन बोलते हैं। इस आगे इसमें लिखा है कि इट्स जस्ट ए लाइन, इट्स ए जोन टेंशन वेयर द बायोलॉजिकल ओवरलैप। ठीक है, तो जो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज हैं वो ओवरलैप करती है। जैसे मान लिया देखिए आप एग्जाम्पल लीजिए एस्चुरी है, एस्चुरी में क्या है, पानी है। ठीक है, तो लेथोस्फीयर भी है क्योंकि भाई जो किनारा होगा वो लेथोस्फीयर भी होगा। ठीक है, उसके बाद एज इफेक्ट, दिस रेफर टू द टेंडेंसी ऑफ इकोटोन टू हैव ए ग्रेटर वैरायटी एंड डेंसिटी ऑफ स्पीसीज एंड देन आइदर ऑफ द इंडिविजुअल कम्युनिटी इट्स ब्रॉडर। अभी होता क्यों है यहाँ पे लिखा, बिकॉज इकोटोन कंटेन रिसोर्सेज फ्रॉम बोथ इकोसिस्टम, इट कैन सपोर्ट स्पीसीज फ्रॉम बोथ साइड प्लस एज स्पीसीज दैट स्पेशलाइजिंग इन लिविंग इन ट्रांजिशन जोन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई ये जो एज इफेक्ट है ना, एज इफेक्ट जो होता है वो एक तरह से रिसोर्स दोनों के दोनों इकोसिस्टम से रिसोर्सेज लेता है, और जो हमारी कम्युनिटी है या फिर जो हमारी स्पीसीज है जिसको हम एज स्पीसीज बोलते हैं, उसको उसकी लाइफ को एक सपोर्टिंग सिस्टम की तरह काम करता है। यहाँ पे देखो एग्जांपल भी हमने लिखा है। ये पेपर जो मैंने बना रखा है ना, ये सीएससी गुरुकुल का जो ये डॉक्यूमेंट है, मैं आपको ये बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि शायद ही इसमें कुछ चीज़ें कम होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आप इससे हिट हो सकता है, मैं नहीं कहूँगा होगा ही, लेकिन हाँ ये नॉलेज में कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल दिया जैसे एक मार्शी the marshland between a dry field and a lake often support more bird and insect diversity that the field or the lake center alone। क्या कहा कि भाई जो मार्शी लैंड है वो एक फील्ड है, सूखा फील्ड मतलब एक ड्राई फील्ड है, दोनों के बीच एक भाई मान लिया इसको ऐसा देख लीजिए, एक लेक थी वो सूख गई। ठीक है, अब वो मार्शी लैंड बन गया, उसमें जो कुछ कीट या इंसेक्ट्स होंगे वो चिड़ियों के लिए, जो आपके बर्ड्स हैं उनके लिए भी काम करेंगे, उनके लिए भी भोजन का काम करेगा। ठीक है, और बाकी जो और है और स्पीसीज है उनका भी, जैसे चींटी वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये आपका इकोटोन एंड इज इफेक्ट था। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोई ज़्यादा ये घुमा फिरा के नहीं देता। उसके बाद आता है किस्टोन स्पीसीज। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है किस्टोन स्पीसीज। अच्छा ये फोटो आप लोग दिख पा रहा है आपको? हाँ ठीक है, यहाँ पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वेटलैंड इकोसिस्टम और मैंग्रोव इकोसिस्टम तीनों को मैंने यहाँ पे शो कराने की कोशिश की है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ना इकोटोन इज इफेक्ट। ठीक है, किस्टोन स्पीसीज वो स्पीसीज होती है, देखो यहाँ पे लिखा है, इज एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प होल्ड एन एंटायर इकोसिस्टम टुगेदर। Without its presence, the ecosystem would be dramatically different or cease to exist altogether। जैसे ठीक है, क्या कहा कि भाई ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को हेल्प करते हैं। अगर ये नहीं रहे तो जो इकोसिस्टम है वो कोलैप कर जाएगा। ठीक है, हाँ भाई कोलैप कर जाएगा। फिर ये बाद में कह रहा है कि ड्रामेटिकली डिफरेंट चीज एग्जिस्ट टुगेदर हो सकता है, वही सीधी सी बात है कोलैप। अब यहाँ पे लिखा लो बायोमास हाई इम्पैक्ट अनलाइक डोमिनेंट स्पेसीज लाइक ग्रास इज ए पेरियर। ठीक है, ये स्टोन स्पीसीज डज नॉट हैव द नंबर टू बी इंपॉर्टेंट। ये कह रहे हैं कि इनके नंबर होने से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये होने चाहिए। दूसरे आते हैं आपके टॉप डाउन रेगुलेशन, दे ऑफन कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीसीज प्रिवेंटिंग ए सिंगल स्पीसीज फ्रॉम टेकिंग ओवर एंड डिस्ट्रॉइंग बायोडाइवर्सिटी। क्या कहा कि ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं स्पीसीज का, साथ में ये सिंगल स्पीसीज का डिस्ट्रॉय ना हो जाए उसके कारण बायोडाइवर्सिटी उसको भी ध्यान में रखता है, उसको प्रिवेंट करता है। जैसे मान लिया हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है आपका क्या बोलते हैं इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया यहाँ पे सी ओटर, बाय ईटिंग सी अर्चिन्स ओटर प्रिवेंट ड्यू टू अर्चिन्स फ्रॉम डाइवरिंग एंटायर कैल्प फॉरेस्ट। इट इफ ओटर्स डिसअपियर द अर्चिन्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब जो कैल्प डिस्पेयर हो जाएगा जिसके कारण डजन ऑफ अदर स्पीसीज
अपनी हैबिटेट को खो देगी। ठीक है, तो ये था आपका कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज ओवरऑल ये होती है कि अगर वो डिसअपेयर होगी तो पूरा का पूरा जो एंटायर इकोसिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बायोमास की। बायोमास एक लार्ज एरिया होता है, ठीक है, रीजनल यूनिट कैरेक्टराइज्ड बाय ए स्पेसिफिक क्लाइमेट, सॉइल टाइप, बायोलॉजिकल कम्युनिटी, फ्लोरा एंड फ्यूना, व्हाइल एन इकोसिस्टम कैन बी स्मॉल एज ए पॉन्ड, बायोम कवर वास्ट ऑर्गेनिक एरिया। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई जो एक बायोम है, ठीक है, वो बड़ा होता है, जबकि जो एक इकोसिस्टम है वो छोटा भी हो सकता है, सीधी सी बात एक पॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसके की ड्राइवर्स क्या क्या हैं, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आर टू मेन फैक्टर दैट डिफाइन ए बायोम। ठीक है, इससे क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इसका। अब मेजर टाइप बायोम के, टुंड्रा, कोल्ड ट्री लेज परमाफ्रॉस्ट, टाइगा, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हाई रेनफॉल और मैसिव डाइवर्सिटी इनके। ठीक, उसके बाद आता है आपका डेजर्ट बायोम, लो प्रेसिपिटेशन होगा, स्पेशलाइज स्कल्टेंट होगा। ठीक है, तो कई बार पूछ लेता है कि, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पूछता है बायोम के बारे में वो तीनों के बारे में पूछता है कि ये जो बायोम है ये कैसा है, मैं ज़्यादा लिस्ट दे देगा कई बार। ठीक है, उसके बाद फॉरेस्ट वेटलैंड एंड मैंग्रोव्स। ठीक है, ये है तो बायोडाइवर्सिटी का पार्ट, लेकिन थोड़ा सा इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है तो ये, अच्छा ये स्क्रीन थोड़ा स्लो चल रही है। हाँ, these are the vital organs of our planet, each providing unique ecosystem service। ठीक है, अब तीनों के तीनों हमारे प्लेनेट के बहुत जरूरी अंग है। ठीक है, क्योंकि किसी भी जो इकोसिस्टम है सर्विस है वो प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जैसे अब फॉरेस्ट की बात करें, एक्ट एज ए प्लेनेट कार्बन सिंक। सब जानते हैं कि जो हमारे फॉरेस्ट है वो कार्बन सिंक का काम करते हैं मेनली, ये रेनफॉल एंड मेंटेन द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस ये काम होता है। उसके बाद आते हैं वेटलैंड्स, एरिया वेयर वाटर कवर द सॉइल, मार्शी या स्वैम्प, दे आर नोन एज द किडनी ऑफ द अर्थ। जो आप जितने भी वेटलैंड्स हैं वो किडनी ऑफ द अर्थ की, ठीक है, बिकॉज दे फिल्टर पोल्यूटेंट एंड रेगुलेट फ्लड्स। सीधी सी बात है भाई। उसके बाद मैंग्रोव्स, सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज फाउंड इन ट्रॉपिकल कोस्टल एरिया, दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट सुनामी एंड साइक्लोन, देयर कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम आर ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फिश। ठीक है, ये हो गया आपका मैंग्रोव्स। ठीक है, अब ये जो आपका रामसार साइट एंड कोरल रीफ से थोड़ा सा यहाँ पे हम इसका क्या बोलते हैं ये पढ़ लेते हैं। हालांकि इसके लिए अलग से बायोडाइवर्सिटी में एक बहुत मतलब पूरा टॉपिक हम बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको ऐसे ले लेते हैं एक इंट्रोडक्शन के तौर पे। रामसार साइट एंड कोरल रीफ, दीज रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एरिया ऑफ हाई कंजर्वेशन प्रायोरिटी। रामसार कन्वेंशन एंड इंटरनेशनल ट्रीटी जो साइन की गई थी 1971 में ईरान में। ठीक है, द कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड। ठीक है, रामसार कन्वेंशन वेटलैंड का, ए रामसार साइट इज ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। ठीक है, कोरल रीफ known as the rainforest of the ocean, they build by coral polyps and support 25% of all marine life despite covering less than 1% of the ocean floor। ठीक है, 25% क्या है ये सपोर्ट करती है, जबकि कवर करता है 1% ओनली जो क्या बोलते हैं आपका ओशन फ्लोर है। दे आर हाईली सेंसिटिव एंड ब्लीचिंग कोज बाय राइजिंग टेम्परेचर। ठीक है, हाई सेंसिटिव है, जैसे आपके कोरल रीफ की आपका क्या बोलते हैं आप अरे नाम तो है उसका जो आपका क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो एरिया है। ठीक है, वहाँ पे एक जोन है सेंसिटिव जोन। ठीक है, अब उसके बाद आता है कोस्टल रेगुलेशन जोन। ठीक, कोस्टल एरिया आर हाईली प्रोटेक्टिव बट आल्सो वेरी फ्रेजाइल। टू प्रोटेक्ट देम गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कोस्टल रेगुलेशन जोन। भाई गवर्नमेंट कोस्टल रेगुलेशन जोन, क्योंकि अगर आप हर जगह कोस्टल में आप क्या बोलते हैं कोस्टल एरिया में आप हर जगह डॉकयार्ड बना दोगे तो जो पॉपुलेशन सिस्टम क्या बोलते हैं इको सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा ना भाई। ठीक है, अब डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो ये कोस्टल रीजन का देखो क्या, दीज आर द नोटिफिकेशन जोन दैट रिस्ट्रिक्ट ह्यूमन एक्टिविटी लाइक कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल सेटअप विद इन ए सर्टेन डिस्टेंस ऑफ हाई टाइड लाइन। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हाई टाइड लाइन को, तो इसको तीनों से अच्छे से हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद ब्लू इकोनॉमी, द ब्लू इकोनॉमी इज ए मॉडर्न इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट एडवोकेट द सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ, improved livelihood and job while preserving the health of the ocean system। कि इसका की पिलर क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल यूज, फिशरीज एंड एग्रीकल्चर, मरीन ट्रांसपोर्ट एंड ग्रीन शिपिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट, रिड्यूसिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। उसके बाद इसका कोर एरिया क्या है, ये फोकस करता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सी, रिस्टोरिंग ग्रोथ। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद ग्लोबल इन्वायरमेंटल फोकस। ठीक है, मैंग्रोव्स हमने भी बात करा, कोरल ये हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको हमने कंसाइंस बनाया, कोरल रीफ्स, वेटलैंड, ब्लू इकोनॉमी अभी हमने यहाँ पे किया। ठीक है, प्राइमरी फंक्शंस का कोस्टल प्रोटेक्शन, मरीन बायोडाइवर्सिटी, वाटर पॉपुलेशन फॉर प्यूरिफिकेशन, सस्टेनेबल वेल्थ, एग्रीकल्चर एंड अर्बनाइजेशन। ये इसको थ्रेट करते हैं जो एक दूसरे इनको, अच्छा चलें, ये जो इनको थ्रेट करते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ब्लीचिंग, ड्रेनेज एंड एंक्रोचमेंट, ओवर फिशिंग, प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये ब्लू इकोनॉमी को सब ये क्या करते हैं, ये की थ्रेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने मैप दिया हुआ है रामसार साइट्स का, फरवरी 2026 तक का हमने डेटा लिया हुआ है। ठीक है, टोटल यहाँ पे देखो टोटल 28 रामसार साइट्स इंडिया के अंदर जो कवर करते हैं लगभग 13.6 लाख हेक्टेयर एरिया दैट रिफ्लेक्ट्स मैसिव ग्रोथ इन वेटलैंड कंजर्वेशन। ठीक है,
न्यू एडिशन आया 2026 का, अभी हमने बात करा वर्ल्ड वेटलैंड डे 2026। 2 स्पेसिफिक साइट आर एडिड, कौन कौन सी? पटना बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, एटा में ये लोकेटेड है, क्रिटिकली हैबिटेट होता है माइग्रेटरी बर्ड्स का। दूसरा है चारीगंज गुजरात, लोकेटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट, सीजनल वेटलैंड फेमस फॉर होस्टिंग थाउजेंड ऑफ फ्लेमिंगोज एंड क्रेन्स। फ्लेमिंगो पे क्वेश्चन बन सकता है, तो उस पर हम बायोडाइवर्सिटी में ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके की रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? स्टेट एंड द हाईएस्ट नंबर, सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है कौन से स्टेट में है? वो तमिलनाडु में 20 साइट्स हैं। उसके बाद लार्जेस्ट रामसर साइट सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल में। उसके बाद ओल्डेस्ट रामसर साइट सबसे जो पुरानी है वो चिल्का लेक उड़ीसा। उसके बाद केलोदेव नेशनल पार्क राजस्थान, उसको डिजाइन किया गया था 1981 में। सबसे जो छोटी स्मॉलेस्ट रामसर साइट है वो है रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद करते हैं बात हम मैंग्रोव फॉरेस्ट की, जो कोस्टल सील्ड का काम करते हैं, जब हमने ऊपर बात करा, क्योंकि ये दुनिया का सबसे जो दुनिया की क्या मतलब अगर हम बात, ठीक है, भारत की भी बात करें तो ये जो फिशेज होती है ना, उनके जो ब्रीडिंग सेंटर होता है एटलीस्ट 2000, ठीक है, यहाँ पे लिखा है एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट, जो हम देखो वो हमारे डॉक्यूमेंट में जो रिपोर्ट्स हैं वो हमने लेटेस्ट रिपोर्ट डाला है, ठीक है। एज पर द लेटेस्ट 2025-26 रिपोर्ट, इंडियाज मैंग्रोव्स कवर स्टैंड बाय अप्रोक्सीमेटली 4992 स्क्वायर किलोमीटर, इसका मतलब 0.15% ऑफ द कंट्रीज एरिया, जो हमारा टोटल कंट्री है 32 लाख से, वो जो, ठीक है। स्टेट वाइड डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो टॉप 3 से है, पहला वेस्ट बंगाल का 42.45%, पूछेगा जरूरी नहीं लेकिन पूछा है, ठीक है, कहीं भी पूछ सकता है। गुजरात 23.66%, हम ये जो आपका वेस्ट बंगाल है, ये सुंदरबन की बात करें, ठीक है, ये डोमिनेट करता है वेस्ट कोस्ट को प्राइमरली, जो गल्फ ऑफ कच्छ है। अंडमान निकोबार थर्ड नंबर पे आता है 12.39%, क्यों? परिसम जो मोस्ट प्रिस्टीन एंड डाइवर्स मैंग्रोव स्पीसीज है वो यहाँ पे पाई जाती है अंडमान। अब थोड़ा सा हम कुछ गाइड कर लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे नीचे, ठीक है, मेजर इकोलॉजिकल जो हॉटस्पॉट्स हैं हमारे, उसका एक मैप गाइड हम देख लेते हैं। अगर ईस्ट कोस्ट की बात करें तो सुंदरबन सबसे बड़ा है, ठीक है, इसकी रामसर साइड ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। उसके बाद आता है ईस्ट कोस्ट भितरकनिका उड़ीसा, चिल्का लेक, ठीक है, सतकोई गोर्जे। उसके बाद ईस्ट कोस्ट के अभी सारे ईस्ट कोस्ट के चल रहे हैं, कोरिंगा आंध्र प्रदेश, कलरू लेक ईस्ट कोस्ट में, ठीक है, पिचवरम में तमिलनाडु में, गल्फ ऑफ मन्नार, पॉइंट कैलीमेर, ठीक है। उसके बाद वेस्ट में आ जाइए, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात, चादरीदंड जो आपकी नई ऐड की गई है। उसके बाद नाल सरोवर वेस्ट कोस्ट में, फिर अगला थाने क्लब महाराष्ट्र, लोनार लेक सेंट्रल लेक जिसको बोलते हैं क्रेटर लेक, वेस्ट कोस्ट वम्बन केरला, अस्तमोड़ी वेटलैंड, अस्तमोड़ी में से पूछ ला, ठीक है। उसके बाद आइसलैंड जो नॉर्थ अंडमान है, सोकार एंड सोमोरिरी हाई एल्टीट्यूड पे, ठीक है। उसके बाद है आपका गवर्नमेंट स्कीम्स, जो हमने 2 स्कीम्स को हमने यहाँ पे कवर किया है। पहले तो आपकी मिस्ट्री स्कीम, दूसरी आपकी ब्लू 2.0, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, टेंजिबल इनकम को लेकर के, सोलाइन हैबिटेट को लेकर के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ हम टॉपिक रखे हुए हैं, ठीक है, यूपीएससी जिन पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। पहला डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, जो कि हमने लेक्चर नंबर 2 में आपको बताया। दूसरा जीपीपी एंड एनएनपी तीसरे लेक्चर में, जो कि कल लेक्चर अपलोड हुआ था, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्ट और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड लेक्चर नंबर 2 में, रामसर साइट्स का कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़ लिया, लेकिन इसको थोड़ा सा ज़्यादा जो कंसाइंस मैनर में उसको थोड़ा सा और डिटेलिंग करेंगे। देखो डिटेलिंग की जरूरत वैसे है नहीं आप लोगों को, क्योंकि पहले आप पढ़ चुके, लेकिन फिर भी हम बायोडाइवर्सिटी वाले अभी अपने लेक्चर्स में इसको हम डिटेल करेंगे। उसके बाद मैंग्रोव इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंट हमने अभी पढ़ा दी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप कम से कम ये टॉपिक तो तैयार करके जाएंगे, कम से कम। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मैं विदा लेता हूँ, और आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी कमियाँ हैं प्लीज़ आप कमेंट करके हमको बताएं। देखिए हम सर्वगुण संपन्न नहीं है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू एंड थैंक यू।